हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आया हूँ, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। दोस्तों, राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक निश्चित रूप से किसी न किसी क्लास में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर इस सेशन से ये टॉपिक जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। पहली है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब अपन बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता है और कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को ही राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। एग्जाम में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था ना करके राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, तो दोनों का एक ही मतलब है। अब बात करेंगे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है एकल कार्यपालिका। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के विपरीत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें संवैधानिक प्रमुख और शासन प्रमुख जैसी अलग अलग कार्यपालिका नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है और संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति ही राज्य भी करता है और शासन भी करता है। तो दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अंतर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंटों के आधार पे आप अंतर भी कर सकते हैं कि जैसे पहला पॉइंट है एकल कार्यपालिका। तो संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाममात्र कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, जबकि इसमें एकल कार्यपालिका पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था का वीडियो इससे जस्ट पहले का बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं। तो संसदीय शासन व्यवस्था के विपरीत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का निर्माण व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस में से नहीं किया जाता है, और न ही कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और न ही राष्ट्रपति और मंत्री, जिन्हें सचिव कहा जाता है, व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के सदस्य होते हैं। तो दूसरा अंतर संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या हो गया कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता है। तीसरी विशेषता देखिए इसकी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यपालिका का प्रत्येक यानी राष्ट्रपति 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, जिसे व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यकाल से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर केवल महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो तीसरा अंतर दोनों शासन व्यवस्थाओं में क्या हो गया, कार्यपालिका का कार्यकाल जो होता है वो संसदीय शासन व्यवस्था में अनिश्चित होता है। क्यों क्यों क्योंकि संसद चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटा सकती है। मुख्य प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होता है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उनको कार्यकाल को पहले भी उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, मतलब राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों को वहाँ जो व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लगा करके कार्यपालिका के कार्यकाल से पहले उनको पद से नहीं हटा सकती है। चौथी विशेषता देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति और उसके सचिव कैबिनेट अपनी नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं।
राष्ट्रपति और उसके सचिव न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और ना ही उसके सत्र में भाग लेते हैं। अब दोनों में अंतर देखो कि संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, मतलब वहाँ पर जो कार्यपालिका है, मतलब प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है, वो अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के सत्र में वो भाग लेते हैं और संसद के सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, ठीक है, निंदा कर सकते हैं, तो वहाँ पर उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव पाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति और उसके जो सचिव होते हैं, मंत्री होते हैं, वो अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और न ही वो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और नहीं जब कांग्रेस का सत्र चलता है तो उसकी मीटिंगों के अंदर भी, सत्र के अंदर भी वो भाग नहीं लेते हैं और नहीं उनसे जो है सत्र के दौरान सदस्य प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं। अगली विशेषता है राजनीतिक विजातीयता का सिद्धांत। देखिए, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के सचिव यानी मंत्रिमंडल के सदस्य किसी एक राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य है या नहीं है, उसे अपना सचिव यानी मंत्री बना सकता है। तो पांचवा अंतर दोनों शासन व्यवस्था में क्या हो गया कि संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का सिद्धांत पाया जाता है, मतलब जो मंत्री बनाए जाते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा सामान्य रूप से क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, राजनीतिक विजातीयता का सिद्धांत पाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति अपना जो मंत्री बनाता है, अपने जो सचिव बनाता है, वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और किसी एक राजनीतिक दल से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं होते हैं। वो XYZ किसी भी व्यक्ति को जो है अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, अपना सचिव बना सकता है। अगली विशेषता देखिए, राष्ट्रपति का नेतृत्व। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति संपूर्ण शासन व्यवस्था का नेतृत्व करता है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नेतृत्व में कार्य करती है। कैबिनेट केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश का नेतृत्व करता है। तो अगला अंतर क्या हो गया दोनों में कि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का नेतृत्व पाया जाता है। अगली विशेषता देखिए, एकल सदस्यता का प्रावधान। यानी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के सचिव यानी मंत्री, विधायिका यानी व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के सचिव यानी मंत्री बनने के लिए कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपना सचिव यानी मंत्री बना सकता है, ठीक है। तो अंतर देखो, अब संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी सदस्यता का प्रावधान होता है, मतलब जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं प्लस व्यवस्थापिका यानी संसद के सदस्य भी होते हैं। तो मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो वहाँ पर तो दोहरी सदस्यता होगी कि एक तरफ वो कार्यपालिका के भी सदस्य हैं, एक तरफ वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में एकल सदस्यता का प्रावधान होता है, मतलब राष्ट्रपति और उसके सचिव मंत्री जो होते हैं वो सिर्फ कार्यपालिका के ही सदस्य होते हैं, वो व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और मंत्रियों के लिए कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता निचले सदन का विघटन नहीं। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा को उसके कार्यकाल के पूर्व विघटित नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यपालिका को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को कार्यकाल के पूर्व विघटित करने का अधिकार नहीं होता है। तो दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर देखिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निचले सदन को यानी उच्च सदन को यानी लोकप्रिय सदन को कार्यकाल के पूर्व विघटित कर सकती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को सिफारिश करके लोकसभा को कार्यकाल के पूर्व भी भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है, ठीक है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ऐसा प्रावधान नहीं है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है
कांग्रेस का जो निचला सदन है, प्रथम सदन है या लोकप्रिय सदन है, जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, उसको कार्यकाल के पूर्व भंग नहीं कर सकता, विघटित नहीं कर सकता है। और लास्ट विशेषता है दोस्तों शक्ति विभाजन का सिद्धांत। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत पाया जाता है। इस शासन व्यवस्था में सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया जाता है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू की देन है। मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये सिद्धांत जो है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शक्ति विभाजन का सिद्धांत पाया जाता है। सरकार की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो इनको 3 अलग अलग संस्थाओं में निहित कर दिया जाता है। जैसे विधायी शक्ति जो है वो व्यवस्थापिका को प्रदान कर दी जाती है, कांग्रेस को प्रदान कर दी जाती है। कार्यकारी शक्ति कार्यपालिका को यानी राष्ट्रपति को प्रदान कर दी जाती है, और न्यायिक शक्ति या न्यायपालिका को यानी सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर दी जाती है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर शक्ति विभाजन का सिद्धांत नहीं पाया जाता है। हालांकि इसमें भी 3 अंग होते हैं, तीनों को अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ वो तीनों को जो है सरकार के तीनों की शक्तियाँ अलग अलग अंगों को प्राप्त होती है। विधायी शक्ति व्यवस्थापिका को, कार्यकारी शक्ति कार्यपालिका को, और न्यायिक शक्ति जो है न्यायपालिका को प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, उस वजह से वो शक्ति विभाजन जो है उस रूप में काम नहीं करता है जिस रूप में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में करता है। तो दोस्तों अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे निश्चित रूप से सरल भाषा के अंदर आपके लिए वीडियो बना करके लेके आऊँगा। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो पहुँच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।